यहाँ तो कोई पढ़ाना चाहते नहीं है, कोई चाहता नहीं एजुकेट बन जाए। वो केवल ये कि वोट बैंक बने हमारा। तुम आओ ना 12वीं का अच्छा, हम तुमको 10,000 देंगे। तुम आओ कॉलेज, हम तुमको लैपटॉप देंगे। तुम आओ बस, तुम पढ़े लिखे ना बनो, तुम क्या बनो, आ जाओ, डिग्री ले लो, अब पैसा ले लो, लैपटॉप ले लो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे राइजिंग सन उगता हुआ सूरज चैनल में लक्ष्य कोचिंग सेंटर के संचालक गोपाल गुप्ता जी आए हैं। मैं अपने चैनल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। और सभी राइजिंग परिवार के सदस्यों से एवं आज के हमारे इस इंटरव्यू सेशन में देख रहे सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उनके इस वीडियो से उनको इतना मान सम्मान दें, इतने ज़्यादा लोगों तक उनके विचारों को पहुँचाएँ ताकि उनके विचारों को लोग जान के और उनके जीवन में परिवर्तन आए और आने वाले समय में कुछ लोग बड़ा करके दिखाएं। तो इसके पहले कि आज का इंटरव्यू सेशन शुरू हो, मैं दर्शकों से एक निवेदन और चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप जाके जरूर लिखें कि अगले किस शख्स से आप मिलना चाहते हैं। हम आपसे उनको जरूर रूबरू कराएंगे और उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारे सामने हैं गोपाल गुप्ता जी। मैं आपको पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं अपने चैनल की ओर से। और मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि हमारे सवाल जवाब शुरू हों, आप आज कहा जाए तो एक जो भारत की नींव टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरे भारत का विकास होता है, वो शिक्षा है। और शिक्षा ही देश की तरक्की का कारण है, शिक्षा ही देश के एक योग्य नागरिक बनाती है। तो मैं चाहता हूं कि इतने बड़े मुकाम को आपने हासिल किया कि आज खुद एक उस लेवल में पहुंच के और अपने आने वाली पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को आप निरंतर उनको गाइड कर रहे हैं, उनको हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मुकाम के पहले का आपका जीवन परिचय क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न से मेरे साथ साथ जो नई आने वाली पीढ़ी है, हम लोग से ही सीखती है। हमने भी किसी से सीखा होगा, किसी का जाना होगा। हमारे भी गुरु थे, उनके सामने हम जब बैठते थे तो उनका कैसा बर्ताव था, उनके माध्यम से हम लोग सीख क्या था क्या पहुँचे हैं। वर्तमान समय में जो विद्यार्थियों की रुचि है, तो एजुकेशन में तो है, हम लोगों ने, आप हैं, हम लोगों ने दृढ़ संकल्प करके यहाँ तक पहुँचा है। पर वर्तमान समय में जो पीढ़ी अपनी जा रही है, तो सही शिक्षा नीति न होने के कारण बहुत गलत दिशा में जाती जा रही है। बहुत ज़्यादा गलत। और वर्तमान समय में तो और ज़्यादा, कोरोना काल 2 साल तो खराब हुए ही, और सरकार ने एजुकेशन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो उसके कारण आज जो अभी आप देख रहे हैं, वर्तमान समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में 15 दिन पहले तो छुट्टी हो गई थी स्कूलों की, और फिर एक एक विद्यार्थियों की परीक्षाएं चालू हो गई। और उन परीक्षाओं के दृश्य में सरकार ने नहीं देखा कि परीक्षाएं ली कैसे जाए इस टाइम पर। और आज आप अखबारों के माध्यम से देखेंगे कि 2-3 छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा तो सरकार की गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ तो देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, तो ये तो मान लीजिए सब विद्यार्थियों की देन है कि चीज़ें हम लोग बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आज अपने आसपास के लगभग 10 या 15 किलोमीटर एरिया के लड़के हमारे पास आते हैं। तो सब विद्यार्थियों की देन है। विद्यार्थी ने मुझे पढ़ाया, उन्हें एक्सेप्ट किया, बातों को समझा, सुना, और धीरे धीरे अपना आगे बढ़ता गया। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल राइजिंग सन उगता सूरज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आपने जो अपना परिचय दिया है और जो सोच है, हमारे देश के लिए कारगर साबित है और हमारे बच्चों के लिए भी है। सर, हमारा आज के इंटरव्यू सेशन के शुरुआत में ही हमारा पहला सवाल है कि आप जैसे आपके कोचिंग में तरह तरह के विद्यार्थी होंगे, हर विद्यार्थी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, उसका समझने का, उसके बोलचाल का, उसके जो फीडबैक का अलग एक्सपीरियंस होता है। तो
आपके जो कोचिंग में विद्यार्थी हैं तो उनमें से जो विद्यार्थी टॉप मारते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और वो विद्यार्थियों में क्या अंतर है जो अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं? उनमें दो चीज़ें होती हैं। जो विद्यार्थी टॉप मारते हैं, एक तो पहली बात मेरे यहाँ पर यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं उनसे अगर आप कहीं मिलेंगे, धीरज जी लोग या नया गाँव जितने भी लड़के होंगे अपने जो आसपास के एरिया के, तो जब शुरुआत में आते हैं तो मुझे ये तो पता नहीं रहता कि कौन अच्छा है पढ़ने में, कौन धीमा है। तो उस टाइम तो हम लोग एक रूप से पढ़ाते हैं, ठीक ना। हमको जब टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ या 10 डेज में टेस्ट हुआ, तो हमको जब मालूम चला कि हाँ लड़का ये अच्छा पढ़ने में, ये थोड़ा लड़का कमज़ोर है, ये बिल्कुल कमज़ोर है, तो हमारी जो पढ़ाई व्यवस्था थी चेंज हो जाती है। फिर चेंज कैसे, जो अच्छा तेज है उसके पास हम बैठाते हैं किसको, कमज़ोर वाले को। संगति का असर होता है। अब जब वो बैठेंगे तो धीरे धीरे मिक्स हो जाते हैं। तो अपने यहाँ अगर कोई लड़का अगर ये बोला जाए कि धीम है तेज, तो पहले तो लड़का कोई धीम तेज होता ही नहीं है। ये टीचर की मानसिकता है। अगर हम डेली जाते हैं, कोई लड़का धीम है अगर, उसको ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम धीमे हो, उसके बारे में बैठ जाएगा। तो हमारे यहाँ पहले बात ये होता नहीं है कि तुम धीम हो, हम जो धीम है उसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्योंकि जो होशियार लड़का वैसे भी उसके नंबर आने वाले हैं, उसको प्रमोट करना ना करना भी मतलब नहीं। और जो अपने यहाँ धीमा है तो उसको अगर हम लोग प्रमोट करें तो बहुत आगे निकल रहा है, और निकल भी रहे, परिणाम आ भी रहा है। और मेरे खुशी भी है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्रों में अगर मेरे पास अगर 10th में जैसे अगर 200 लड़के रहते हैं, 200-250 लड़के रहते हैं पर ईयर, तो 200-250 लड़कियों में बहुत कम रेयर केस होंगे जो फेल हुए हों। पहला तो उद्देश्य रहता है, क्योंकि घर वालों को भी रहता है कि लड़के फेल ना हो, परसेंटेज तो बात की बात है। तो अपने यहाँ रेयर केस होते, बहुत ही रेयर केस जो लड़के फेल हो जाए, बहुत ही रेयर केस। मतलब मैक्सिमम अगर कहा जाए 250 अगर स्टूडेंट हमें, तो 10 या 15 स्टूडेंट फेल हो पाए, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। तो ये छात्रों की देन ही है कुल मिला के, मैंने पढ़ाया, उन्हें एक्सेप्ट किया उस चीज़ों को, और बहुत ही रेयर केस। तो कोई धीम या तेज रहता नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा मेहनत करना ना करने का अंतर है थोड़ा सा, बस। बाकी धीम तेज तो हम लोग की बनाई हुई रणनीति है, हम चाहे तो उनको धीम कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं अगर टीचर चाहे तो। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, धीम तेज हुई नहीं, कुछ ही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब सर कि कोई विद्यार्थी अपने माइंड में यदि माना हो, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, यदि अपने माइंड में ये माना है कि मेरे सामने वाला विद्यार्थी मेरे से ज़्यादा तेज है और मैं उससे कमज़ोर हूँ, तो जो हमारे गोपाल सर ने संदेश दिया बच्चों को कि कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर मजबूत या कि ज़्यादा पढ़ा लिखा कमज़ोर कम पढ़ा लिखे से अंतर नहीं होता है। उसके माइंड के जो थॉट है, जो अपने आप को मान लेगा, उसके वही बात बैठ जाएगी और उसी से उसके हिसाब से वो रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब सर आपने दिया है। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो अभी मैं बात को टच किया कि जो आपने संगत की बात की, तो एक विद्यार्थी के जीवन में संगत का कितना बड़ा महत्व है? संगत का बहुत ज़्यादा महत्व, संगत से तो सब है। क्योंकि संगति हम जैसे करेंगे वैसी दिशा में जाते जाएंगे। जी जी। अभी आपको मैं कल का एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ क्या, एक लड़का बहुत ही तेज था, नाम अपना यहाँ ये सहपुर का है, सुमित सिंह। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट लड़का था। उसका आदमी रोज कहता था कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ता भी था, तेज भी था। थोड़ी सी संगति, अभी पिछले मंथ में उसने क्या थोड़ी सी गलत लड़कों की संगति कर ली, और उसका कल ही मैथ का पेपर 17 मार्क्स का गलत हुआ है। खुद आगे बोला, और उस चीज़ को उसने खुद बोला अपने ऐसा कि भैया जो मैंने लास्ट मंथ संगति करी कुछ छात्रों की, मेरी इसके कारण जो मेरे नंबर कट हुए, और उसकी कंपेरिजन लड़के जो कमजोर थे थोड़ा, वो आज अच्छे नंबर ला लिए, उसको इस चीज़ का एहसास हो गया। तो संगति का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छी संगति अगर कर रहे हैं तो अच्छा मुकाम हासिल करने में वो दोस्त हमको सहायता करते हैं। और अगर हम गलत लोगों की संगति कर रहे हैं तो 100% हम गलत दिशा में जाएंगे। और गलत दिशा में जाएंगे जब एक आ जाएगी 20 साल के बाद, 22 साल के बाद, कि हमारे ऊपर जब जिम्मेदारी जाएगी, तो हमको एहसास होगा कि हमने संगति गलत की थी, गलत रास्ता चुना था। और एक अच्छी संगति का किया हुआ व्यक्ति बहुत आगे प्रोग्रेस कर पाता है। और जब व्यक्ति आगे प्रोग्रेस कर पाता है तो केवल खुद के ही नहीं, परिवार के नहीं, समाज को दिशा दिखाने वाला हो जाता है। अच्छा। तो अच्छी संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा तैयार हो रहा तो खुद के लिए तैयार नहीं हो रहा, परिवार के लिए भी जिम्मेदारी ले जाती है, समाज के लिए, देश के लिए उसका कर्तव्य बनता है, और बहुत ही कर्तव्य को बना सकता है अच्छी संगति पर। अब बुरी संगति में तो फिर घर का भी होगा, खुद का भी खराब होगा, घर का भी होगा, समाज का हो, देश का तो हानि है, नैतिक हानि, हर तरफ से हानि। संगति का बहुत ज़्यादा महत्व है, समाज में भी, घर में भी, खुद के लिए भी हो, हर जगह। जी जी, बिल्कुल सही जवाब सर आपने दिया कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप जैसा आपका मित्र होगा वैसा आपका चरित्र का निर्माण होगा। तो बहुत ही सराहनीय जवाब रहा सर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जो
हमारे विद्यार्थियों को विद्यालय में कोचिंग में शिक्षा दी जा रही है, उसके अलावा जो उसके घर में एक उसको कह दिया जाए संस्कार, उसके जीवन में वो कितना इम्पोर्टेंट है। यानी विद्यालय की शिक्षा के अलावा जो हमारे घर में हमको बोलना, बैठना, खड़े होना, वो शिक्षा जो हमको, वो कितने जीवन में उसकी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से। अगर वर्तमान परिदृश्य में कहा जाए तो माता पिता को दो चीज़ें बहुत जरूरी चाहिए। मतलब फर्स्ट तो आता है रिस्पेक्ट। अगर कोई लड़का भले 88, 90, 98 ला लिया, अगर वो माता पिता को या दादी हैं अगर उनसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो उनके अंदर जो आघात होता है अंतरात्मा आघात, वो चीज़ को वो लोग किसी पैसे से तुल तो कर नहीं सकते वो। अच्छा, अगर उनके अंदर ये नैतिक गुण आ गए, सामाजिक गुण आ गए, धार्मिक गुण आ गए ना, तो किताबी ज्ञान तो मान लीजिए एक हद तक जरूरी है। अगर ये गुण उसके अंदर आ गए हैं तो माता पिता अपने आप को धन समझ लेते हैं कि हाँ, मैंने एक लड़के को ऐसा, मेरा लड़का था जो एजुकेशन तो ठीक है किया है लेकिन रिस्पेक्ट बहुत दे रहा है। घर परिवार में आप कहीं जाएंगे तो मार्क्स से तो लिए जाएंगे नहीं हर जगह कि हाँ मेरे 88 थे, वो तो आपका व्यक्तित्व यहाँ पर परिचय देगा ना। आपने रिस्पेक्ट लिया, आपके बब्बा बैठे थे, आप गए वहाँ पर भी बब्बा से नमस्ते किया, पैर पढ़ लिया, आप जो आप सम्मान शब्द कर रहे हैं आपने किया, तो वहाँ जो बाकी समाज के लोग होंगे वो बोलेंगे हाँ फलाने का लड़का है, नाती तो अच्छा रिस्पेक्ट देता है, लोगों को सम्माननीय है, तो ऑलरेडी हम क्या हो गए, फेमस हो गए। और उस समय जो पेरेंट्स होंगे तो उनको इतनी आंतरिक खुशी होगी, उस खुशी का हम लोग किसी पैसे से या मार थीट से तो नहीं पूरा कर सकते थे। तो विद्यार्थियों को इस टाइम पर तो स्कूल है, मान लीजिए अपनी जैसे नया गाँव स्कूल भी है, गुडसर की स्कूल है, वहाँ अपने पास नैतिक ज्ञान मिलते हैं, सांस्कृतिक ज्ञान मिलते हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं अपने पास। लेकिन अधिकांश स्कूलों में केवल उद्देश्य क्या, पैसे कमाना है। अधिकांश नौगौद में तुलना के पैसे कमाना उद्देश्य हो गया है। और कुछ हद तो गलतियाँ मानते हैं कि लड़कों की गलती मानते हैं, अब कुछ हद तक 0.00 ऐसे इसलिए क्योंकि विद्यार्थी तो वही आपने हम लोग सुना छोटे में कि मटके जैसे होते हैं, उनको जैसा कुआं जाए तो वैसा ढाल सकता है। तो सबसे मेन है किताबी ज्ञान की अपेक्षा मोरल उनको मिलना चाहिए, सांस्कृतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान ऐसा विशेष नहीं कि किसी को युद्ध लड़ना या करना सिखाए, धार्मिक ज्ञान ऐसा कि उनको शांति प्रदान करे मन को, ऐसा धार्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। और सामाजिक ज्ञान मिलना चाहिए साथ, मतलब अलग से पीरियड बना के रखो आप, पीरियड ना हो भी अगर तो उनका प्रत्यक्ष रूप से डोज देना चाहिए। सांस्कृतिक ज्ञान का भी जो कि अपने यहाँ दिया जाता है, अपने यहाँ जोड़ के पढ़ते हैं, अगर 2-3 साल लगा तो अपने यहाँ हो गए हैं, तो उनको नमस्ते करना तो ठीक करते लड़के, नॉर्मल बात है, लेकिन कैसे रहा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे रहना, कैसे 20 शब्द बोलना है, तो सिखाया जाता खुद। मैं कहूँगा अगर तो उनको मजे से मान लीजिए 5 मिनट का अपना रहेगा, जब शुरू में ट्यूशन का अपना कोचिंग चालू हो तो 5 मिनट बताया जाता है ऐसे सब लोग करना है। उनको बताता हाँ तुम 11th पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो तुम कैसे बर्ताव करोगे समाज में, कैसे बोलोगे तुम। तो ये सब चीज़ें स्कूल भी करना चाहिए, होती भी बहुत स्कूल में, ऐसा नहीं है, पर बहुत ही कम स्कूलों में ध्यान दिया रहा। केवल एक उद्देश्य पैसा कमा तो ऐसा बेकार हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सर, सही जवाब आपने दिया है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आज के नए विद्यार्थियों के स्टूडेंटों को कि आपके संस्कार से ही आपके कुल वंश और अपने समाज की पहचान है, इसलिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ में आप जो है संस्कार पे भी विशेष ध्यान दें, गोपाल सर का कहना है। तो वाकई में आपने अच्छा सराहनीय जवाब दिया है सर। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे स्टूडेंट तो मान लीजिए आपकी ही देन आगे बढ़ते हैं, पर मेरा एक बहुत जहन सा सवाल है सर कि जो एक शिक्षक की तुलना की गई है, तो एक जैसे रोड होती है, रोड वहीं की वहीं पड़ी रहती है, पर उससे चलने वाले उसके बहुत आगे तक निकल जाते हैं। उसी प्रकार एक जो शिक्षक होता है तो वो तो वहीं का वहीं रहता है, पर उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी कलेक्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जो एक टीचर के अंदर सेवा भाव होता है, जो कुछ देने का वो होता है, मतलब समर्पण होता है, वो उसके विषय में सर मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके बदौलत एक शिक्षक, मतलब माँ बाप से बड़ा माना जाए तो कोई इसमें गलत नहीं। आपका पूछा गया क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो कहूँ माँ बाप से तो आगे शिक्षा किया कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। पहली बात तो उपाधि दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन हाई भाई की गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुला उपाय वाला हाल है। तो मैं गुरु ने कहा ठीक है, रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट देते हैं स्टूडेंट, और एक छात्र के जीवन में कैसे सुधारा जाए उसमें गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। तो गुरु हमेशा प्रयास करता है, कुछ स्टूडेंट सक्सेस हो भी जाते हैं,
और जब एक छात्र, जैसे मान लीजिए मैंने 10th में पाए थे 89%, लेकिन आज जब मेरे पढ़ाए हुए छात्र 95, 98 पहुँच रहे हैं, MP टॉप 10 में आ रहे हैं, तो अंदर से इतनी खुशी होती है अपने आप को ना कि हाँ, आज मैंने इतना उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया, उसने मेरी बातों को सुना कि आज मेरे से आगे निकल गया। उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी को मैं जो है किसी पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर 89 के ऊपर 90 पहुंच गया ना, तो मैंने समझ लिया कि उसने जो है मेरा बताया हुआ सब कुछ पढ़ा है, आज जो मेरे से आगे निकल गया। मैं तो बता सकता था कितने के लिए, 89 के लिए बता सकता था, और तो 90 ला लिया। मतलब मेरे से ज़्यादा उसने ग्रहण किया और बातों को समझा सुना। तो गुरु के लिए अगर छात्र आगे निकल रहा है तो इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आज मेरे पास अगर 600 स्टूडेंट हैं, 600 छात्र हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे जो पढ़ाई हुए छात्र हैं ऐसे निकले, उनके पास डबल हो, ट्रिपल हो, तब तो मेरी पढ़ाई हुए का मतलब निकलेगा। अगर वो मेरे उससे वो अगर मान ली ट्यूशन एरिया में आना चाहता है और मेरे से कम स्टूडेंट उसके पास आ पाए, तो मैं तो समझूंगा मैं उसको पढ़ा नहीं पाया। मगर पढ़ाया होता अच्छे ढंग से तो मेरे पास 600 रुपये 900 होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, तब तो है। तो अगर छात्र आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब गुरु सही दिशा में जा रहा है। अगर छात्र आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब गुरु अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी करना चाहिए थी उसको। तो गुरु यह है कि जो उसको, छात्र को या समाज को सुधार सकता है। बिल्कुल सही सर, आपने जवाब दिया कि मैंने देखा है आज के जो वर्तमान स्थिति में जो एनवायरनमेंट है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को हरा के जीतना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे से पीछे हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे से कम पढ़ा लिखा हो, मतलब वो हो, मतलब जो आज का एनवायरनमेंट है वो हर व्यक्ति अपने सामने वाले को हरा के जीतना चाहता है। पर जो शिक्षक है वो, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षक ही है जो चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मेरे से ही बहुत आगे जाए। तो बहुत ही सराहनीय जवाब रहा सर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि जो आज की वर्तमान दशा है, हर व्यक्ति अपने करियर का चुनाव करता है कि मैं इसके माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कोई डॉक्टर बन के, कोई वकील बन के, कोई पॉलिटिक्स में जाके, कोई सोशलिस्ट में जाके, अदर फील्ड में जाके वो लोगों की सेवा करना चाहता है। आपने जो सेवा का अवसर चुना वो कोचिंग के माध्यम से, कि मैं अपने देश की, अपने परिवार समाज की कोचिंग के माध्यम से सेवा करना चाहता हूँ। तो सर इसके माध्यम से आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, कैसा आप एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं? सबसे पहले आपको जो समाज एक ऐसा होना चाहिए, जात पात तो खत्म होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को राजनीतिक रूप से बांटा गया, इतना ज़्यादा बांटा गया है। और खास जिस समाज जनसंख्या ज़्यादा है उसको और ज़्यादा बांटा जा रहा है अपने तरफ से। जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि कैसे बांटा जा रहा है, ठीक ना। तो एजुकेशन के माध्यम से हमको एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें तो जात पात ना रहे, क्योंकि अगर जात पात रहती है तो हम देखते हैं, खुद एजुकेशन में देखते हैं, पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन में, तो अपने कोचिंग सेंटर में देखता हूँ या और जब भी देखता हूँ कि जात पात के कारण जो है, जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसको उतना एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। हम भले अच्छे स्कूल लिखवा रहे हैं ना, लेकिन कुछ टीचर भी रहते हैं उनके दिमाग में जात पात घुसा हुआ है, वो अगले व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते ना, वो तो चाहते कि मैं ही आगे बढ़ूँ और मेरे समाज आगे बढ़े। तो एक ऐसा समाज पढ़ाई के माध्यम से पैदा हो जिसमें पढ़ाई सर्वोपरि हो, जात सर्वोपरि ना हो। अभी तैयार हो तो रहा वातावरण, लेकिन नहीं है वो तो हम लोग जब पढ़े हैं, हम लोग जाते खुद भी देखें तो जात सर्वोपरि कहीं ना कहीं हो ही जाती है एजुकेशन में। तो शिक्षा में जात नहीं आना चाहिए, सरनेम आना चाहिए, एक व्यक्ति है, छात्र है, वो आना चाहिए। और एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी को समान मौके आगे बढ़ने को मिले। जो हमारे दलित व्यक्ति भी थे जो नहीं उठ पाए, जिन भले कैसी व्यवस्था थी, आज उनको मौके देने चाहिए, और मौके मिलने बहुत ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, क्योंकि उनके भी सपने होते हैं। तो एक एजुकेशन के माध्यम से एक समाज बना हो जिससे सभी के सपने पूरे हो सकें, जिनके माता पिता देख रहे हैं सपने, लेकिन हाँ समाज विशेष का प्रभुत्व रहा आएगा तो बेकार चीज़ है। जो वर्तमान भविष्य में है, समाज विशेष का प्रभुत्व रहता है, जिन सभी लोग को समाज मौके नहीं मिल पाते हैं। तो जी बिल्कुल सर, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, बिल्कुल सही संदेश दिया सर हमारे राइजिंग सन परिवार के सभी सदस्यों को भी, और मेरे इस वीडियो को सुन रहे सभी दर्शकों से भी, कि शिक्षा किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, शिक्षा समान होनी चाहिए, आपने संदेश दिया। सर आपके अनुसार भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विषय में सर आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए? क्या परफेक्ट है कि अभी उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार? देखिए, अपने अभी भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है तो उतना परफेक्ट नहीं मानूंगा जी, उतनी परफेक्ट व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मेन क्या है कि अपने जो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो उन लोग को ये नहीं पता होता कि क्या करना है आगे पल।
हम लोग का अपना परिवार चलाना है, अगर आपको परिवार चलाना है, घर चलाना है, तो आपका एक एस्टिमेट बना होता है कि एक मंथ में ये सब करना है, एक ईयर का अपने को ये सब करना है। अगर हम MP का अपने उदाहरण लेते हैं, तभी अपने शिक्षा मंत्री थे, उनको पूरा ये नहीं क्लियर है कि हमको ये करना है चीज़ें एक का एक। ये हाँ 10 दिन बाद प्री बोर्ड है, 10 दिन बाद ये होना है। अभी 15 जनवरी तक तुमने आप लोग क्या करवाया गया कि स्कूलें चल रही थी, एक एक आदेश के स्कूल बंद। अब 15 दिन स्कूल बंद थी, अब 5 दिन बंद था, 15 दिन फिर चालू होती स्कूल, फिर पेपर चालू हो जाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में एक तो सब पहले से कार्यक्रम बने होने चाहिए, दूसरा किताबी मुखी ज्ञान न होना चाहिए कि किताबी ज्ञान बस मिले, रोजगार मुखी ज्ञान मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अपने जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, इतनी ज़्यादा डिग्री बढ़ती हैं, हर व्यक्ति एजुकेटेड है, लेकिन सरकार ने क्या पहले से प्रोग्राम बना रखा था शिक्षा मंत्री जी ने कि इतने लोग इस साल निकलेंगे तो हम इतने % लोग रोजगार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं बनता उनका ये है कि मार्कशीट बांटो, लोगों का अंगूठा छाप बनाओ, और वोट बैंक राजनीति चल रही है। तो शिक्षा व्यवस्था वोट बैंक राजनीति होना चाहिए कि हाँ 9वीं लड़का जाएगा तो हम 3000 की साइकिल बांट देंगे, 5000 छात्रवृत्ति दे देंगे, लड़का हमको वोट देगा, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका वोट बैंक बनाने चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ तो कोई पढ़ाई चाहते नहीं है, कोई चाहता नहीं एजुकेट बन जाए, वो केवल ये कि वोट बैंक बने हमारा। तुम आओ ना 12वीं का, अच्छा हम तुमको 10,000 देंगे, तुम आओ कॉलेज हम तुमको लैपटॉप देंगे, तुम आओ बस, तुम पढ़े लिखे ना बनो, तुम क्या बनो, आ जाओ, डिग्री ले लो, अब पैसा ले लो, लैपटॉप ले लो। लेकिन लड़का जब अपने आप पहुँचेगा 23 साल में, जब कमाने को उम्र जाती है, तो दादा की ठोकरें खा रहा होता है। तो बेरोजगारी जो है तब हट पाएगी जब रोजगार मुखी अपना एजुकेशन हो जाए। तो पढ़ाई में किताबी ज्ञान को थोड़ी पाठ्यक्रम कम करके रोजमुखी ज्ञान देना चाहिए, जिससे रोजगार के लड़के तैयार हो, स्वयं रोजगार बन जाए। आप भर्ती तो निकालते नहीं, कम से कम रोजगार तो, स्किल तो दे दो उनको, वो खुद रोजगार डेवलप कर लेंगे, भले कम कमाएंगे लेकिन दिक्कत तो ना रहेगी, परिवार तो सुखी रहेगा उनका। तो पढ़ाई किताबी ज्ञान तक सीमित रहे, रोजगार प्रदान करने वाले भी ज्ञान आना चाहिए, जिससे समाज उनका प्रगति हो पाए, वो प्रगति कर पाए। नहीं तो दबा कुछ रहेगा, नहीं ऐसा रहेगा इस तरह में। बेचारे घर वाले सोच रहे लड़का हमारे में 80 कर लिया है, अब लड़का जान रहा है कि क्या किया बेचारा, न वो किसी का अपना व्याख्यान कर पा रहा हो, न किसी से अपना दुख बता सकता हो कि मैंने क्या प्राप्त किया इन 23 साल में जिंदगी के। अपने आप को ठगा से महसूस कर रहा वर्तमान पैदाश में, पढ़ाई करने के बाद भी MSc कर ले, कुछ कर ले, लेकिन अपने को ठगा से महसूस करेगा। अंत में बेचारा कहीं जाएगा, प्राइवेट स्कूलों में 5,000 पैसे कमाएगा बेचारा, और परिवार वाले बेचारे। तो कुल मिला के है कि वर्तमान परिदृश्य में पढ़ाई को रोजगार से जोड़ना चाहिए कि लड़का 10वीं पास हो, 11वीं 12वीं में कोर्स रहे, लेकिन रोजगार स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होना चाहिए, जिससे बहुत आगे बढ़ पाए वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जो जवाब रहे हमारे दर्शकों के लिए, हमारे राइजिंग सन परिवार के सदस्यों के लिए, उनके जीवन में बहुत कारगर साबित होंगे, ये मैं आशा करता हूं, और वो पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार के अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। और जो एक बात आपने जो संदेश दिया सर हमारे चैनल के माध्यम से कि शिक्षा के साथ में उसमें रोजगार भी छिपा हो, तो बिल्कुल सही जवाब सर आपने दिया कि जो विदेशों में चलता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट होता है उसी खुद का एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सब चीज़ होना चाहिए। लेकिन जी बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सही सर जवाब आपने। सर हमारा आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि किसी भी फील्ड में हो व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंचा, उसके कुछ विचार हैं, कुछ उसके विजन है जो आम जनता तक पहुंचाना चाहता है, कारणवश उसके पास समय नहीं है जो लोगों के पास बैठ सके, मिल सके, तो हमारा एक चैनल उनकी आवाज़ बुलंद करता है। उस चैनल के माध्यम से हम लोगों तक उनके विचार पहुंचाते हैं। जो विचार उनका 2 साल 10 साल में पहुंचने में टाइम लगना था, वो हम कुछ घंटे कुछ महीनों के अंदर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल के विषय में 2 शब्द बोलना चाहें सर तो क्या है? नहीं, आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय, बहुत ज़्यादा। जब नीरज जी के माध्यम मैंने देखा था, नीरज में जुड़े थे, तो मैंने उन्हें स्टेटस में देखा था, तो मैं उनसे मिल के खुद ही कहा कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा, क्योंकि नागौर में ऐसा होना चाहिए था ऐसा सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखिए मैं नहीं बोल रहा कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, लेकिन क्या कि कोई व्यक्ति अपने समाज में, क्या व्यवसायिक हो, शिक्षक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हो, कहीं उसने अपने जीवन को निखारा है, जीवन व्यतीत किए 20-20 साल। और आज आप जो राइजिंग सन उगता सूरज जो चैनल है, जब उन प्रतिभाओं को ला रहा सामने, तो जो आज की नई युवा पीढ़ी अगर उनको देखता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर हम पैमाना बना लें कि 0 से 10, अगर पैमाना बनाया जाए 10 का, तो अगर हम लोग 5 तक पहुँचे ना,
उस पैमाने पर। तो जो हमारा यूट्यूब, आपके यूट्यूब के माध्यम से देख रहा होगा छात्र, वो हो सकता है कि 5 से 10 पहुंच जाए, राइट। क्योंकि उसको 5 तक पहुंचे तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपने दे दिया। जी जी जी। हमारा निखार जो था आपने 5 तक दे दिया, अब उसको 5 के आगे शुरुआत करना पड़ेगा ना। जी। तो आपका जो कदम है बहुत सराहनीय, बहुत ज़्यादा इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने नागौर शहर को चुना। हमारा नागौर शहर अगर छात्र हमारा अगर ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, देखें, तो वो बहुत आगे निखरेंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गुण विकसित होने वाले। फालतू फ्री फायर या पबजी खेल के तो उनका जीवन नष्ट होने वाला, लेकिन अगर आधा घंटे भी इसमें देख रहे हैं तो उनको नए गुण मिलने वाले। कि राजनीतिक क्षेत्र से हो, आपने सभी क्षेत्रों को यहाँ समाहित कर रखा है, तो वो अगर देख रहे हैं तो उनको सच में डेवलप होने वाले, बहुत ज़्यादा कम समय में डेवलप होने वाले। तो आपका ये सराहनीय क्रम है, ऐसी बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने नागौर शहर को चुना। इसके लिए बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर। आपके सौभाग्य मिला हमको कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमको ताकत दी। आपकी थोड़ा सा सपोर्ट हमारी ताकत बनती है। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोपाल सर के विचार हर स्टूडेंट तक पहुंचे, जो स्टूडेंट थके हारे बैठे हैं, जिनकी सपने नहीं है कि कुछ कर दिखाएं, गोपाल सर की बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके सपने पुनः जागे और अपने घर परिवार समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने की उनके अंदर आशाएँ जागे। और एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले किस शख्स से आप मिलना चाहते हैं, आप जरूर लिखिए, ताकि हम आपको उनसे रूबरू कराएं और उनके विचारों से आपको अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय राइजिंग सन।